हम्म। तो बेटा मैंने आपको बताया था फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। ठीक है, आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू दैट वन जीन इज कंट्रोलिंग मैनी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। ओके, तो ये है क्या? ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। मतलब ये इसका जो जीन है वो ऑटोसोम पर पाया जाता है, और ये जो डिजीज है ये रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है। आप देखेंगे जितनी भी जेनेटिक डिजीज हैं दे आर रिसेसिव। तो दैट्स व्हाई वी आर वेरी फॉर्चुनेट। अगर वो डोमिनेंट होती तो पता चलता हर आदमी तो बीमारी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जिसको ये बीमारी हो जाती है उसके अंदर एक एंजाइम नहीं बनता है। जब ये एंजाइम नहीं बनेगा क्योंकि उसके वही बीमारी हो गई है, तो होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं। तो एंजाइम नहीं बनेगा। जब एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या होगा कि जो फिनाइल एलेनिन एक एमिनो एसिड होता है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अब फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अब क्या होगा, जो फिनाइल एलेनिन है वो कन्वर्ट होगा फिनाइल पायरुविक एसिड में और इसके डेरिवेटिव्स में, राइट। और इसका कुछ पार्ट वो ब्रेन में भी चला जाएगा। ठीक है, और ब्रेन में भी चला जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होती है। मतलब जो मानसिक विकास है बच्चे का वो रुक जाता है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं बुक में, एक्युमुलेशन ऑफ दीज इन ब्रेन रिजल्ट्स इन मेंटल रिटार्डेशन, राइट। और उसके अलावा क्या होगा कि ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड या उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो यूरिन के थ्रू भी निकलेंगे क्योंकि किडनी ज्यादा उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी। ओके, तो बेटा हम मेंडेलियन डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं, और मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमने फर्स्ट डिसऑर्डर डिस्कस किया था फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब सेकंड मेंडेलियन डिसऑर्डर जो हमारे सिलेबस में है उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। ओके, अब देखिए आपको ध्यान रखना है, दिस इज आल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये भी अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए किसी पर्सन के पास ये जीन है HbA, तो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन की चेन बनेगी वो कैसी होगी, नॉर्मल होगी, राइट। अगर मान ली ये कंडीशन आ गई HbA एंड HbS, तो ये भी नॉर्मल चेन ही बनेगी। नॉर्मल क्यों बनेगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन सिकल सेल एनीमिया का जो जीन है HbS दैट इज रिसेसिव, तो जो नॉर्मल जीन है वो उसको सप्रेस कर देगा। हाँ, ये एक्सप्रेस कब करेगा अपने आप को, जब ये कंडीशन होगी HbS। ओके, तो होमोजाइगस कंडीशन में सिकल सेल एनीमिया डिजीज हो जाएगी। अब आप कहेंगे सिकल सेल एनीमिया डिजीज क्या होती है, तो देखिए बेटा जो जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन आप जानते हैं कि ये प्रोटीन है एक, और ये हमारे ब्लड में पाया जाता है, और एक ब्लड में भी कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स में। और जो हमारे ब्लड का रेड कलर है दैट इज बिकॉज ऑफ आरबीसी, और आरबीसी का रेड कलर किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। क्लियर। अब आपको पता है जो आरबीसी है उसका जो शेप होता है दैट इज बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव शेप होता है, आप समझते हैं। तो बाइकॉनकेव शेप होने का क्या फायदा है, उसका एडवांटेज ये है कि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है जिससे वो ज्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाती है। लेकिन अगर कोई पर्सन सिकल सेल एनीमिया से सफर कर रहा है तो होता क्या है, उसके अंदर जो आरबीसी का शेप है वो सिकल शेप हो जाता है। क्या हो जाता है, सिकल शेप। तो सिकल का मीनिंग कौन बताएगा, अमन यादव, तुम तो गांव के हो, बताओ। तो बेटा सिकल का मीनिंग होता है दराती, दराती हंसिया होता है ना गांव में, दराती से फसल काटते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसका कर्व्ड शेप हो जाता है, यूं। तो आप सोचिए अगर उसका शेप कर्व्ड हो जाएगा तो उसका जो सरफेस एरिया है वो कम हो गया, और सरफेस एरिया कम हो गया तो वो जो आरबीसी है वो कम ऑक्सीजन का ट्रांसफर करेगी, और अगर ऑक्सीजन का ट्रांसफर कम होगा
तो नेचुरली फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एनर्जी भी कम मिलेगी, राइट। और एनर्जी कम मिलेगी तो आदमी क्या हो जाएगा, उसको मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ही विल सफर फ्रॉम अस्थमा, पैंटिंग, थोड़ी सी हाइट पे मान लो चढ़ा वो जीने पे या थोड़ी फिजिकल काम करेगा तो हांफने लग जाएगा। ओके, सो दैट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो अब इस डिजीज में होता क्या है, इसमें ये होता है, देखिए जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस ऑफ, ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम, मैं आपको देख के बता देता हूँ, मिसिंग, हाँ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें हम सीखेंगे कि हमारे जो जीन्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ डीएनए, और डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो बाय मेकिंग प्रोटीन जीन्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो जीन्स हमारे कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, वो एक्सप्रेस ऐसे करेंगे कि मतलब जीन से बनेगा, जीन मीन्स डीएनए से बनेगा आरएनए, और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए जैसे ये है, अब डीएनए में आप जानते हैं नॉर्मल एचबीए जीन है, तो डीएनए में आपको पता है कि 2 न्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं। तो जैसे 11th में भी आप पढ़ चुके हो कि एक चेन में ये एक चेन के अंदर, चेन नहीं चेन, तो एक चेन के अंदर जैसे ये बेस सीक्वेंस है GAG, ठीक है। श्रेयांश, श्रेयांश बहुत घूमता रहता है तो प्रताप बिहार में, तो ये बता GAG क्या है, पढ़ नहीं रहा ना, पढ़ ठीक से। तो देखो G मीन्स क्या है, ग्वानिन, तो ग्वानिन से कौन जुड़ता है हमेशा, साइटोसिन। एडेनिन से क्या जुड़ता है, थायमिन। ग्वानिन से क्या जुड़ेगा, साइटोसिन। क्लियर। अब कौन सा प्रोसेस होगा, डीएनए से बनेगा आरएनए, तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या हो गया, जी से सी के सामने क्या बन जाएगा, जी, टी के सामने क्या बन गया, ए, और सी के सामने क्या बन गया, जी। तो गैग, गैग याद रखो आप। तो बेटा देखिए जो गैग है, ये GAG है, ये किस एमिनो एसिड को कोड करता है, ग्लूटामिक एसिड। तो जो हीमोग्लोबिन की चेन बनती है उसकी 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एमिनो एसिड आएगा। आप जानते हैं एमिनो एसिड इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब लेकिन अगर ये डिजीज हो गई तब क्या होगा, तब ये होगा बेटा, मतलब ये जो सिकल सेल एनीमिया ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, पॉइंट म्यूटेशन, सिंगल बेस चेंज होगा, और आप सोचिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हुआ क्या यहाँ पर कि जैसे यहाँ GAG था तो यहाँ A की जगह आ गया T, क्या आ गया, A की जगह T। तो आप देखिए कैसे सब कुछ बदल जाता है। तो देखिए जब यहाँ T आ गया तो क्या हुआ, G के सामने C और T के सामने क्या हो गया, A। पहले यहाँ क्या था, A के सामने T, अब यहाँ T आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, A, और बाकी सब सेम है। अब क्या हुआ, C के सामने यहाँ G बन गया मैसेंजर आरएनए में, और A से क्या बनता है, A के सामने T आता है। लेकिन आपको पता है आरएनए के अंदर क्या होता है, थाइमिन नहीं होता है, वहां पर क्या होता है, थाइमिन के जगह यूरेसिल होता है। तो यहाँ पर आ गया G, A के सामने T नहीं आया तो क्या आ गया, U आ गया, और C के सामने G, तो ये GUG बन गया। गैग की जगह क्या बन गया, GUG। और वहां पर इसकी वजह से ये किस एमिनो एसिड को कोड करेगा, वैलिन को, वैलिन को कोड करेगा तो क्या बन गया, ये 6th पोजीशन में वैलिन आ गया यहाँ पर हीमोग्लोबिन की चेन में। तो आप समझ लीजिए इस बात को, जैसे अगर एक एमिनो एसिड चेंज हो गया तो प्रोटीन का पूरा नेचर ही चेंज हो गया, और प्रोटीन का नेचर चेंज हो गया तो आपने देखा कौन सी डिजीज हो रही है, सिकल सेल एनीमिया। इवन आरबीसी का शेप ही चेंज हो गया, और शेप चेंज होने से आप समझ ही गए किसका ट्रांसपोर्ट कम हो गया, ऑक्सीजन का, फूड का ऑक्सीडेशन ही कम हो गया, और आदमी को बीमारियां हो गई, राइट। तो आप समझ लीजिए एक बेस चेंज होने से इतना बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, और सच काइंड ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज द पॉइंट म्यूटेशन। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज म्यूटेशन। तो ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। और देखिए जैसे मैंने कहा ना, एक एमिनो एसिड चेंज होने से प्रोटीन का नेचर क्या चेंज होता है, इसी तरीके से चेंज होता है। मान लीजिए कोई हमारे पास वर्ड है इंग्लिश का, और अगर हम उसमें एक अक्षर चेंज कर दें, केवल एक लेटर चेंज कर दें, तो पूरा मीनिंग ही बदल जाएगा।
आप सोच लीजिए आपके नाम में एक लेटर चेंज कर दें, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे एक लेटर चेंज करने से पूरे वर्ड का मीनिंग बदल जाता है, इन द सेम मैनर एक एमिनो एसिड चेंज होने से पूरा प्रोटीन का नेचर चेंज हो गया और पर्सन को कौन सी डिजीज हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो बेटा हमारा जो लास्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर है दैट इज हीमोफीलिया, राइट। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, देखिए दिस इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। आपने अभी तक पढ़ा जैसे कि फिनाइलकीटोन्यूरिया पढ़ा या सिकल सेल एनीमिया पढ़ा, वो दोनों क्या थी, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, बट दिस इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो इसका जो जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, और सेक्स क्रोमोसोम पर भी किस पर पाया जाता है, ये पाया जाता है एक्स क्रोमोसोम पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक देखिए क्वेश्चन आता है बोर्ड में और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि वाई मेल सफर मोर फ्रॉम द हीमोफीलिया देन फीमेल, राइट। अच्छा एक बात और बताऊं, एक और डिजीज होती है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस वो भी जो है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। अब हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस में डिफरेंस क्या है, देखो हीमोफीलिया में तो क्या होता है कि पर्सन के अंदर वो एक प्रोटीन नहीं बनती है, अगर किसी पर्सन को हीमोफीलिया हो जाता है, जो कि ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करती है। आपको पता है जब हमें इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, ब्लीडिंग होती है, लेकिन ब्लीडिंग आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स। व्हाई इट स्टॉप्स, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो एक स्पेशल प्रोटीन बनाती है, और वो प्रोटीन क्या करती है कि वहां पर क्लॉटिंग कर देगी और जिससे ब्लीडिंग रुक जाएगी, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस में ये होता है कि पर्सन जो है, जो प्राइमरी कलर्स है हमारे रेड एंड ग्रीन, उसमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। आप जानते हैं जो हमारी लाइट होती हैं, ट्रैफिक लाइट्स, वो कैसी होती हैं, रेड एंड ग्रीन होती हैं, येलो होती हैं। तो रेड लाइट पे क्या होता है, हमें रुकना होता है, और ग्रीन लाइट पे हमें चलना होता है। तो आप सोचिए ऐसा व्यक्ति जिसे कलर ब्लाइंडनेस है, जो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता है, तो वो क्या होगा, क्या उसको मतलब ड्राइविंग लाइसेंस बनना चाहिए, उसका नहीं बनना चाहिए। वो तो रेड लाइट पे गाड़ी भगा लेगा और ग्रीन लाइट पे रोक के खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सीरियस बात हो जाएगी। या ऐसे व्यक्ति को हम किसी भी ट्रांसपोर्टेशन में या मान लीजिए उसके अंदर रेलवे में जॉब नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं हीमोफीलिया की बात करता हूँ, और हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों का इनहेरिटेंस बिल्कुल सेम है। और मैंने आपको बताया था पेडिग्री एनालिसिस में कि जो क्वीन विक्टोरिया थी उनको हीमोफीलिया था, तो उनकी जनरेशन में किस तरीके से हीमोफीलिया ट्रांसमिट हुआ उसको बहुत अच्छी तरह स्टडी किया गया, और ये पता लगाया गया कि किस तरीके से इसका इनहेरिटेंस होता है। तो देखिए ये जो डिजीज है, कलर ब्लाइंडनेस हो या हीमोफीलिया हो, दिस इज मोर डेंजरस फॉर मेल। व्हाई, क्योंकि आप देखिए ये रिसेसिव डिजीज है। तो होता क्या है समझिए आप यहाँ पर, कि जैसे ऐसे समझ लीजिए जैसे फीमेल के अंदर आप जानते हो दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी फीमेल के अंदर दोनों एक्स क्रोमोसोम है, नॉर्मल है, ठीक है। तो दोनों एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है तो फीमेल भी क्या होगी, नॉर्मल होगी। लेकिन अगर मान लीजिए एक एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन है, दूसरे एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन नहीं है, ठीक है, वो नॉर्मल है। तो हाँ, तो मान लीजिए अगर एक एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन है और दूसरे पर क्या है, नॉर्मल जीन है, तो हीमोफीलिया का जीन क्या है, रिसेसिव। तो ये फीमेल भी क्या होगी, ये कैरियर होगी, मतलब इसके अंदर हीमोफीलिया का जीन तो है लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हीमोफीलिया का जीन क्या है, रिसेसिव है। फीमेल के अंदर हीमोफीलिया का जीन तब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा जब वो दोनों एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा, राइट। इसका मीनिंग मेजॉरिटी ऑफ दी जो फीमेल होती हैं, मतलब ये सब बहुत रेयर चांस है कि उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन है। तो फीमेल के अंदर ये डिजीज बहुत कम पाई जाती है। इसी तरीके से कलर ब्लाइंडनेस का होता है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस का करना है तो आप क्या करेंगे, H की जगह C लिख दीजिए,
ठीक है, क्या लिख देंगे, सी। अब देखिए मेल के अंदर क्या होता है, मेल के अंदर आपको पता है एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो अगर एक्स वाई है तो नॉर्मल मेल होगा, और अगर मान लीजिए उसके एक एक्स पर, तो मेल के अंदर केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो अगर उसी पर हीमोफीलिया का जीन आ जाएगा तो वो हीमोफिलिक हो जाएगा, क्योंकि उसको सप्रेस करने के लिए दूसरे एक्स क्रोमोसोम तो है ही नहीं, नॉर्मल जीन। क्लियर। तो मेल के अंदर अगर एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन आ गया तो हीमोफिलिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए देखा गया है कि अगर हम हीमोफीलिया की बात करें तो 96% पेशेंट ऑफ हीमोफीलिया आर मेल, ओनली 4% पेशेंट्स आर फीमेल। ऐसी कलर ब्लाइंडनेस में है 96% पेशेंट्स आर मेल और फीमेल कितनी है, ओनली 4%। देखा, मेल के साथ भगवान अन्याय कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो अब मैं आगे आपको समझाता हूं कि इसका इनहेरिटेंस कैसे होता है। राइट, ये समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात मैं और बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, वो बाद में सीखेंगे, पहले मैं इसको समझाता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अभी समझाऊंगा, क्रॉस दिखाता हूं आपको। अब देखिए मैं आपको एक क्रॉस बताता हूं कि एक नॉर्मल लेडी की शादी एक नॉर्मल मेल से हो गई, राइट, लेकिन ये देखा गया उसका जो बेटा पैदा हुआ वो हीमोफिलिक था। ऐसा कैसे हो गया? ठीक है, अब समझने वाली बात ये है, अगर लेडी को हम कह रहे हैं नॉर्मल है और मेल पार्टनर भी उसका नॉर्मल है, लेकिन उनका जो बेबी हुआ, जो लड़का हुआ, वो हीमोफिलिक हो गया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो फीमेल है, अब जैसे मेल में बताया था, मेल का मैंने बताया था, मेल या तो हीमोफिलिक होगा या नॉर्मल होगा, लेकिन जो फीमेल है वो कैरियर भी हो सकती है। इसका मतलब जो फीमेल है, जो लेडी है, उसके अंदर वो दिख तो रही है नॉर्मल, लेकिन उसके अंदर हीमोफीलिया का जीन छिपा हुआ है। तो इसका मीनिंग उसका जो जीनोटाइप हो गया वो ये हो गया XHX, और जो मेल का हो गया ये हो गया XY। अब फीमेल के गैमेट बन गए ये XHX और मेल के ये बन गए। अब देखिए ये इससे फ्यूज हो गया, तो ये अगर X और ये इससे फ्यूज हो गया, ये तो आप कर लेंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ XHX है तो ये क्या हो गई, ये फीमेल कैरियर हो गई, और यहाँ XX है तो ये नॉर्मल फीमेल हो गई। यहाँ पर XHY है तो इसका मतलब ये हीमोफिलिक मेल हो गया और ये नॉर्मल मेल हो गया। आप समझ गए होंगे। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्रॉस के अकॉर्डिंग दो फीमेल पैदा हुई है, तो दो में से एक, मतलब 50% फीमेल आर कैरियर और 50% फीमेल आर नॉर्मल। लेकिन मेल के केस में क्या हुआ, मेल्स आर अनफॉर्चुनेट, बेचारे के पास ये हीमोफीलिया का जीन आते ही वो क्या हो गया, हीमोफिलिक। तो 50% मेल आर हीमोफिलिक और 50% मेल आर नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसको जो है वो जीन कहां से आया, मदर से आया। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपसे पूछता हूं कि एक लेडी है जिसके फादर हीमोफिलिक थे। क्या? एक लेडी, एक लड़की है जिसके फादर हीमोफिलिक थे, उसकी शादी एक नॉर्मल मेल से करा दी गई। तो आप बताइए उनकी जो प्रोजेनी होगी, जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो बच्चे होंगे, उनमें किस टाइप से हीमोफीलिया डिजीज एक्सप्रेस होगी। ठीक है, आपको क्रॉस करके बताना है। ठीक है, सोचिए। तो बहुत ही सिंपल है। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है बेटा, मैंने बताया कि जो लेडी है, जो लड़की है, उसके पापा हीमोफिलिक थे, तो डेफिनेटली अगर वो हीमोफिलिक थे उसके पापा, तो वो लड़की क्या होगी, वो कैरियर होगी, क्योंकि हीमोफीलिया वाला एक्स क्रोमोसोम उसके अंदर आ गया होगा। और उसकी शादी किससे हो गई, नॉर्मल मेल से, तो क्रॉस क्या होगा, सेम यही तो होगा, कैरियर फीमेल है और नॉर्मल मेल, और तो यही उसका है प्रोजेनी होगी कि 50% फीमेल कैरियर पैदा होंगी उसकी बेटियां, 50% नॉर्मल पैदा होंगे, 50% मेल उसके बेटे हीमोफिलिक होंगे, 50% नॉर्मल होंगे। सिंपल। तो बेटा देखो एक बात, ये जो हीमोफीलिया है ना, अच्छा एक क्वेश्चन और है, ये कहा गया है इसमें, जैसे वैसे तो कहते हैं माँ जो है स्वर्ग, मतलब माँ हमारे हमेशा हमारा भला सोचती है, माँ के चरणों में ही स्वर्ग होता है, लेकिन बेटा यहाँ माँ ने बड़ा अन्याय करा है।
आपको ये बताना है कि मैं कहता हूं आपसे कि जो मेल है उसके अंदर हीमोफीलिया का जीन या कलर ब्लाइंड का जीन हमेशा उसकी माँ से ही आता है। ये जो बीमारी है ना, ये माँ ही देती है उसको, मेल को, हमेशा बेटे को। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? प्रूव कर सकते हैं आप? बताओ कौन प्रूव करेगा? विशाल कौशिक, बेटा बहुत हाइट हो रही है तेरी, तू प्रूव कर। सिंपल सी बात है बेटा, मेल के अंदर कौन से सेक्स क्रोमोसोम होते हैं? एक्स वाई। तो इसका मीनिंग एक्स क्रोमोसोम, अगर मान लो कोई मेल हीमोफिलिक है तो हीमोफिलिया का जीन होगा कहाँ? एक्स क्रोमोसोम पर। तो एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आना है? मदर से ही तो आना है। इसका मीनिंग मदर, बेटे के अंदर या मेल के अंदर जो डिजीज है हीमोफिलिया की या कलर ब्लाइंडनेस की, वो हमेशा किससे आएगी? मदर से आएगी। ओके, क्लियर हो गया? तो मतलब मदर से डिजीज किस में आई? बेटे में आई। और बेटे से, जो बेटा जब बाप बनेगा तो उसमें कहा जाएगी? बेटी में जाएगी। ठीक है, तो इसका इनहेरिटेंस हम क्या कहते हैं? जिग जैग इनहेरिटेंस। मतलब कोई जो मेल है, मेल के अंदर डिजीज एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन कहां से आएगा? मदर से आएगा। अब हीमोफीलिया का जो एक्स क्रोमोसोम है वो बाप किसको दे देगा? बेटी को दे देगा। तो इसको इनहेरिटेंस को हम जिग जैग इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिए। अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे मैंने आपको बताया 18 मार्क्स की यूनिट है, तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और बहुत अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक है, एक एक टॉपिक को क्लियर करिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फोन भी कर सकते हैं। और बेटा नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। दैट्स ऑल।